कोई भी देश जब दूसरे मुल्क पर देश पर कब्जा करता है तो वो सिर्फ अपने रणनीति और सैन्य बल की वजह से नहीं, गुलाम हुए देश के कुछ मुखबिर और गद्दार होते हैं जिनकी सूचनाओं पर वो काम करता है और देश पर कब्जा करता है। ये बात अभी की नहीं है, ये गजनवी से लेकर तमाम उस समय देखेंगे 7वीं शताब्दी से ही इतिहास में जाएंगे तो आपको मुखबिरों की चर्चा आपको मिलेगी। जब पहली बार सिंध पे आक्रमण हुआ था उस समय भी मुखबिर सूचना प्रदान कर रहे थे आक्रांताओं। अंग्रेजों के आने के बाद 1757 बैटल ऑफ पलासी, सिराजुद्दौला क्लाइव के बीच लड़ाई हुई और क्लाइव जीते। लेकिन क्लाइव जीते तो उसके पीछे भी कुछ मुखबिर लोग थे, कुछ सेठ लोग, कलकत्ता के सेठ लोग थे, उसके नाम की चर्चा आगे करूंगा। उसके बाद 1857, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, दिल्ली बैटल ग्राउंड था, मेरठ से शुरू हुआ था दिल्ली और उसके बाद देश के कई सूबों में ये लड़ाई फैली। क्या 1857 को दबा दिया गया? क्यों दबाया गया? सिर्फ अंग्रेज अपने सैन्य बल पर या कि मुखबिरों के इंफॉर्मेशन के आधार पर? आखिर कौन कौन वो मुखबिर और गद्दार थे, इस एपिसोड में यही चर्चा करने जा रहा हूँ। एक किताब आई है अभी आपके सामने, मैं दिखाऊंगा और आप पूरे चर्चा के दौरान भी देखेंगे। 1857 के गदर के मुखबिर, जासूसों के खत, और लेखक हैं शमसुल इस्लाम साहब। लगातार अम्बेडकरनामा पर आप उनको सुनते हैं और किताब में देख लीजिए और किताब भी दिखाएंगे कि 1857 के मुखबिर जासूसों के खत, इसी किताब पर चर्चा होगी और किताब के बहाने आपको इतिहास में ले चलेंगे और मुखबिरों के जो कारनामे हैं उसकी चर्चा करेंगे। स्वागत है सर। जय भीम सर। जी, बहुत जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद भाई। सबसे पहले जी जी सबसे जी जी पहले आप ये सब इतना बड़ा बड़ा आइडिया लेके आते हैं, किताब लिखने की योजना कैसे बनी और इतने बीड शेड्यूल में कौन कौन से आर्काइव गए, कहाँ से दस्तावेज जुटाए, ये सब हमारे दोस्तों को बताइए सर। जी जी, बिल्कुल बताता हूँ। और एक तो अम्बेडकर नामे को बधाई देना चाहता हूँ कि जो सपना देखा था कि हम अखबारी खबरों पर चर्चा नहीं करेंगे, अखबारों में जो छपता है उस पर सिर्फ चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि अगले दिन तो वो रद्दी हो जाता है। हम उन सवालों पर बातचीत करेंगे जो हमें बौद्धिक ग़िज़ा देते हैं, जो हमें समझने में, अपना इतिहास आज और आने वाले कल को समझने में मदद करते हैं। तो वो बहुत शुक्रिया कि आपने इस पर चर्चा करने का तय किया। सर देखिए, बात यह है कि मैं जो है कॉलेज में जब आया 1966 में, दिल्ली कॉलेज में, ये अजमेरी गेट पर होता था, तो एक मेरे जहन में ये बात थी कि मैं अपने देश पर, इतिहास पर काम करना चाहता हूँ। ख़ास तौर पे जो हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई है उसको मैं जानना चाहता हूँ। और एक वजह ये भी थी कि मैं जिस परिवार से आता था वो मुस्लिम लीग के खिलाफ, उसने लड़ाई में दिल्ली में रहकर बहुत हिस्सेदारी की थी। मुस्लिम लीग के खिलाफ थे, वो कम्युनिज्म के खिलाफ थे। वो एक कांग्रेसी, एक मजबूत कांग्रेसी परिवार था। तो वो जो देश के लड़ने वालों के लिए, देश की आज़ादी के लिए, अंग्रेजों से मुक्ति के लिए, और उसको मुस्लिम लीग और उस तरह के जो हिंदूवादी संगठन थे वो किस तरह से जनता को बांटकर उस आज़ादी को डिले करना चाहते थे, वो आज़ादी कभी ना मिले वो चाहते थे, तो उसको मैं समझना चाहता था। तो अगर आपने अपने देश की आज़ादी की लड़ाई की बात करनी है तो सबसे पहले तो आप 15 अगस्त 1947 की आज़ादी की लड़ाई, या भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की, या हमारे काकोरी के शहीदों की बात, वो जलियांवाला बाग में शहीदों की बात से पहले तो आपने 1857 पर आना ही होता है, क्योंकि 1857 जो है, यानी इस पर बहुत बहस हुई है, लेकिन मैं पुख्ता राय है, और इसलिए है कि मेरे पास उसके सबूत हैं, कागजी सबूत हैं उस जमाने के, कि ये देश का पहली जंग आज़ादी थी। देश के बहुत सारे कोनों में, बहुत सारे हिस्सों में बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई, लेकिन पूरे देश को लेकर जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई वो 1857 की ही लड़ाई थी।
और बिरसा उसके मुंडा, सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, तमाम ये वो सब क्रांतियां होती रही। हिस्सों में नहीं, वो हिस्सों में है। जी जी जी। अंग्रेज राज के आने के बाद क्या होता है कि वो एक पूरे देश को, यहाँ के जो हिंदू मुसलमान राजाओं की जो देसी रियासतें थी उन तक को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, उन तक को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, और एक देश का एक एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा सा निकल आता है। प्रेसिडेंट, देखिए इस पर बात, कोई सवाल रहेंगे अगर कमेंट्स में तो मैं उसका जवाब दूंगा। कि बात यह है कि वो पहले बंगाल प्रेसिडेंसी, फिर मद्रास प्रेसिडेंसी, फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये सारा करते हैं, और कलकत्ते के अंदर मिलिट्री हेडक्वार्टर बनाते हैं, अंबाला के अंदर मिलिट्री हेडक्वार्टर बनाते हैं। तो वो सारे देश को उन्होंने अपने शिकंजे में कसा है। और इस पर जो है, आपने बहुत बुनियादी सवाल उठाया। मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे पास उस जमाने के जो अंग्रेजों के जिन्होंने 1857 को दबाया, उनकी जो मेमोइर्स हैं, उनकी जो जीवन आत्मकथाएं हैं, उन्होंने जो रिपोर्ट्स और किताबें लिखी हैं 1857 और उससे पहले की लड़ाइयों पर, ये मैं जोड़ना चाहता हूं क्योंकि आप इतिहास के एक सीरियस रिसर्चर हैं, उसके इंटेलेक्चुअल हैं, कि अंग्रेज दुनिया में पहली ऐसा शासक वर्ग था जो कागज रखता था, जो कागजों के जरिए जो है शासन चलाता था। और इसीलिए हम देखते हैं कि आर्काइवल मटेरियल जो है, जो अंग्रेजों का है, उससे हम बहुत सारी चीजों के बारे में जानते हैं। 1857 के बारे में जो इनकलाबियों का जो पक्ष है, इनकलाबियों का जो कथानक है, उसके बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन उसके बारे में जानकारियां हमें मिल जाती हैं अंग्रेजों का जो कथानक है। देखिए मैं बताता हूं, थॉमस लॉ वो है, एक कमांडर था, मिलिट्री कमांडर। ये असल में था तो एक सीनियर सर्जन, लेकिन अंग्रेज सेना के अंदर ये जो सर्जन और ये डॉक्टर होते थे, ये सब के सब जो हैं, ये सब के सब जंग के कमांडर भी होते थे, ये लड़ाई लड़ने के भी बहुत माहिर होते थे। तो थॉमस लॉ वो है जो औरंगाबाद से निजाम हैदराबाद और मराठों की सेना के साथ लेकर आता है हमारी झांसी की तरफ, और उसके बाद आता है ये अपना ग्वालियर, ये रानी लक्ष्मीबाई को हराता है, उसके बाद ग्वालियर पर सिंधिया को वापस बिठाता है, और फिर कानपुर आकर कालपी वगैरह पर कब्जा करता है। ये उसमें एक बड़ा कमांडर है। ये सन 1860 में इसने अपनी जीवनी लिखी, मैं उसमें से उसका हिंदी पढ़कर सुना रहा हूं। 1857 एक फटते हुए ज्वालामुखी के करीब खड़े रहने के बराबर था। इसके किनारे हमारे पैरों के पास से धंसते जा रहे थे और उबलता हुआ लावा फैलकर हमें खत्म करने को तैयार था। लॉ ने यह भी बताया अपनी जीवनी में 1860 में कि ये जो जन विद्रोह था, इसमें ऐसे हालात हो गए थे कि जो हिंदुस्तानी थे, जो काले लोग थे, एक एक आदमी गायब हो गया था। हमारे हिंदुस्तानी नौकर तक अपने मालिकों को हथियारों के साथ षड्यंत्र में शामिल हो गए थे। वो सब इस तबाही मचाते सैलाब का हिस्सा बन गए थे। देखिए ये गवाही तो हम मानेंगे ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने 1857 का, जिसको वो गदर कहते थे, उसका सामना किया था। बोल रहे हैं म्यूटनी सेना का गदर है, लेकिन देखिए वो क्या बता रहे हैं। उसके बाद एक और अंग्रेजी अफसर था, ये हमारा जो लखनऊ और उसके आसपास का जो इलाका था, ये उसका है, इसका नाम M.R. ग्यूबिन्स है। मतलब आप इनके वृतांत पढ़ेंगे तो बिल्कुल जैसे हिस्टोरियन सारी एक चीजों को लिख रहा है। इसने ये लखनऊ में इंचार्ज था और ये वसूली का इंचार्ज था, दीवानी का इंचार्ज था। जब म्यूटनी घटी तो उच्च वर्ग का विद्रोह में शामिल होना सर्वव्यापी हकीकत थी। इस सच्चाई को झुटलाना मुश्किल है कि किसी भी तरह से भद्र लोग हमारे शुक्रगुजार नहीं थे। ऊपर के जो वर्ग थे वो भी खिलाफ हो गए थे, हालांकि इनके साथ भी बहुत थे। और हॉटसन, WSR हॉटसन, ये वो आदमी है जो दिल्ली पर कब्जा करने में एक बहुत शर्मनाक भूमिका निभाता है। ये बहादुर शाह जब को गिरफ्तार करता है, उनको बच्चों को खूनी दरवाजे पर जो इंडियन एक्सप्रेस के पास है,
ITO पर उसमें उनको शूट करता है। जब म्यूटनी जी उसने जो कहा, अब अच्छा, ये रोज रात को जंग के बाद मौका मिलता था तो अपनी पत्नी को चिट्ठी लिखता था, और ये चिट्ठी जो है उनके वायरलेस वगैरह के साथ जाती थी। हमारे खिलाफ एक पूरा महाद्वीप हथियार उठाए खड़ा है, पूरा महाद्वीप यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और उसके बाद वो ये कह रहा है हिंदुस्तान की समस्त सेना और पूरे देश ने बगावत कर रखी है। और हडसन फिर एक और पूरा जो है देखिए किस तरह से बयान करता है। दिल्ली से इलाहाबाद तक, आगरा का लाल किला और लखनऊ की रेजिडेंसी 2 ही ऐसी जगह हैं जहां ब्रिटिश झंडा लहरा रहा है। अब हमारी स्थिति एक समूह की सी है जो बागियों को सजा देने वाली सेना के बजाय शत्रुओं की दुनिया के मध्य अपने नाम और अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रहा है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली साम्राज्यवादी ताकत जिसका कभी सूरज नहीं डूबता था, उसका एक लीडिंग कमांडर कह रहा है कि हम दुनिया में अपना नाम और अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रहे थे। और उसके बाद फ्रेड रॉबर्ट्स एक और बड़ा कर्नल, एक जनरल है जो दिल्ली को हरवाने के अंदर हम इनकलाबियों को हरवाने में बड़ा रोल अदा करता, सेना अंग्रेजी सेना के साथ आता है। मैं खुद ये मानने को तैयार नहीं हूं कि इस देश में एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो हमारे खिलाफ नहीं जाएगा। उसके बाद मैं आखिरी गवाही आपके सामने रखा हूं उस जमाने की। एक अंग्रेजी द टाइम्स का पत्रकार, उस जमाने में ये इंग्लैंड के जो अखबार थे वो जंग कवर करने के लिए अपने कॉरेस्पॉन्डेंट भेजते थे, जिनको आज हम एम्बेडेड जर्नलिस्ट भी कहते हैं, वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी कहते हैं। ये हार्वर्ड रसल आया, विलियम हार्वर्ड रसल, और ये लखनऊ पहुंचा, सीधा लखनऊ की गदर को कवर करने के लिए। उसने कहा ये केवल गुलामों का विद्रोह नहीं है, ये एक धार्मिक युद्ध है, नस्लीय जंग है और प्रतिशोध का युद्ध है। इसका उद्देश्य पूरे देश से विदेशी गुलामी को उखाड़ फेंकना, हिंदुस्तानी सरदारों को दोबारा सत्ता में बिठाना और स्थानीय धर्मों का बोलबाला करना है। यानी हमारे जो इनकलाबी थे उनका कोई वृत्तांत नहीं है, उनके कुछ मैनिफेस्टोज हैं, 1857 के कुछ मैनिफेस्टोज हैं, लेकिन देखिए ये अंग्रेज जनरल्स बता रहे हैं कि उसका चरित्र क्या था, वो कितना फैला हुआ था। हालांकि ये देखिए अंग्रेज जनरल ये बता रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों के दलाल कुछ हिंदुस्तानी वो इस जंग के बारे में 1857 के फौरन बाद क्या क्या बता रहे हैं। उसमें से एक आदमी मैं आपके सामने रख रहा हूं, उसका नाम सर सैयद उसका नाम है। सर सैयद जो है, सर सैयद ये अंग्रेजों का एक बड़ा मीर मुंशी था, बल्कि ये कहिए डिप्टी कलेक्टर था बिजनौर के अंदर। ये हमारा जो रोहिलखंड का इलाका है। और अगर हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के जो हमारे रिसर्चर हैं वो जानते हैं तो कि ये जो रोहिलखंड है और बिजनौर पूरा हिंदू मुसलमानों ने मिलकर आजाद करा लिया था। ये अंग्रेज जो वहां का कमिश्नर था वो छोड़कर भाग गया था और इसको सर सैयद को वो लगाकर वहां चला गया था। और सर सैयद की 2 किताबें हैं, असबाब बगावत हिंद और सरकशी जिला बिजनौर। अगर आपने ये नहीं पढ़ी तो 1857 को आप नहीं समझ सकते। ये आपको डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत है तो मैं आपको इसके PDF दे सकता हूं। और इस बंदे ने, ये जो सर सैयद था, सर सैयद ने ऐसे क्रिमिनल कारनामे किए कि वहां हिंदू मुसलमान जमींदार लोग, जो हैसियत वाले लोग जो मिलकर लड़ रहे थे, उसने इनके बीच में औरतों को लेकर इस तरह की हरकतें कराई, रेप कराए कि वो हिंदू मुसलमान दोनों आपस में लड़ने लगे और वहां पर हार गए। वहां पर अंग्रेजों का दोबारा कब्जा हो गया। हालांकि एक वक्त इसको भी छोड़कर भागना पड़ा और इसकी सेवाओं के लिए इसने खुद जो अपनी जीवनी लिखी है वो सुन लीजिए। मैंने उसका हिंदी किया है, उर्दू में है। इन विनम्र सेवाओं के लिए ब्रिटिश सरकार ने उदारता पूर्वक मुझे पुरस्कार और सम्मान प्रदान किए हैं। उन्होंने मुझे प्रधान सरदार अमीन के पद पर पदोन्नत किया है और मेरे सबसे बड़े बेटे का जीवन भर के लिए 200 रुपए प्रति माह की पेंशन दी है। यानी ये सावरकर कोई पेंशन नहीं मिलती थी, उससे पहले और लोग भी ले चुके हैं। इसके अलावा 5 वस्त्रों और 3 रत्नों वाली ये खिलत, ये सम्मान सूचक पोशाक होती थी जो ये फ्यूडल जमाने में, राजाओं के जमाने में आप खिलत उसको कहते थे कि आपको ड्रेस दे रहे हैं। तो 5 वस्त्रों वाली, 3 रत्नों वाली, जिनमें 3 हीरे थे, और मुझे उसके साथ 1000 रुपया भी दिया। ये
मुसलमान, और इन्होंने ये कहा कि 1857 जो था ये इसमें मुसलमान नहीं थे, अगर कुछ मुसलमान भी थे तो वो नीची जातियों के थे, वो बदमाश थे। बदमाश का मतलब होता है जो क्रिमिनल पेशों में लगे रहते, बद बुरा, माश धंधा, जो बुरे धंधों में लगे, शराबी थे, कबाबी थे, और साफ उनका ये कहना है कि मुसलमानों की नीची जातियां थी। अच्छा, ये बंदा अकेला नहीं है। अयोध्या के पास का अमेठी का एक हिंदू सरदार था, हिंदू जमींदार था जो अंग्रेजों का दलाल था पूरा, उसका कन्हैया लाल उसका दीवान था, उसका वजीर आजम कह लीजिए आप। तो उसने सितंबर 1857 में एक किताब ही लिख दी उर्दू के अंदर पूरी की पूरी, बगावत हिंद, महान उर्दू के अंदर उसने लिख दी, और उसने तमाम जो दस्तावेज थे उसको मिले, अंग्रेजों ने दिए, उसने उनको लिखा, और उसका ये कहना था कि इसमें मुसलमान, हिंदू नहीं लड़े, मुसलमान लड़े। उसने भी सारा, यानी कटक से लेकर और नीचे त्रिवेंद्रम से लेके और ऊपर स्वात से लेकर और उड़ीसा तक जो लड़ाई हो रही है उसका सारा ब्यौरा इसने उस किताब में, मोहरबे अजीम, द ग्रेट वॉर, उर्दू के अंदर वो किताब है। अगर हिस्ट्री किसी डिपार्टमेंट को कहीं पर चाहिए, वो अपनी लाइब्रेरी में रखना चाहते हैं, मैं उनको उपलब्ध करा सकता हूँ, ये ठीक है। और उसके बाद अरबिंदो के नाना जिनका नाम था बसु, राजनारायण बसु, उन्होंने भी ये बात साफ लिख दी कि ये जो थे ये गुंडे थे, आबादी का गुंडा तत्व, विशेषकर गुजर, रांगड़ जैसी लुटेरी जातियों ने स्थानीय विद्रोह में प्रमुख भूमिका निभाई। अंग्रेज कह रहे हैं ऑल इंडिया लड़ाई थी, ये जो अंग्रेजों के दलाल है, और ये वो बंदा है राजनारायण बसु जो हिंदू महासभा की नींव डालता है। ये वो बंदा है जो सबसे पहले, भारत जो है आर्यंस का देश है, ये एक जो है पवित्र देश है, ये हिंदू ब्राह्मणों का देश है, ये वो सिद्धांत देता है, जो हिंदू राष्ट्रवाद की नींव डालता है भारत में, ये वो बंदा भी है। और उसके बाद आपको जरा सा भी ताज्जुब नहीं होना चाहिए अगर आपको मैं बताऊं कि आरसी मजूमदार, जो हमारे देश का सबसे प्रोलिफिक हिस्टोरियन है, पता नहीं 300 किताबें लिखी हैं, 400 किताबें लिखी हैं, उन्होंने भी इसको रद्द कर दिया। उन्होंने, ये तो बाद में हुए, और इन्होंने कहा कि 1857 जो था व्यक्तिगत प्रतिशोध कानूनी प्रक्रिया द्वारा जिसे प्राप्त नहीं किया जा सका, उसे बलपूर्वक प्राप्त करने की इच्छा, पुराने हिसाब चुकता करने और व्यक्तिगत ईर्ष्या को संतुष्ट करने की इच्छा आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देखिए हमारे सामने दो पक्ष हैं। एक पक्ष है कि ये सारे देश में फैल गई थी, इसमें कोई भी आदमी गरीब हो, अमीर हो, ऊंची जाति का और नीची जाति का सब लड़ाई में शामिल होगा। तो काले अंग्रेज जो हैं, जो अंग्रेजों की दलाली करते हैं, अंग्रेजों से पेंशन पाते हैं, अंग्रेजों के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं, वो ये कह रहे हैं कि अंग्रेजों को ये बता रहे हैं कि जनाब इसमें जनता शामिल नहीं थी। और देखिए क्या लड़ाई पैदा हो रही है, मुसलमान इसमें शामिल नहीं थे, सैयद कह रहे हैं, और हिंदू जो है वो कह रहे थे कि हिंदू इसमें शामिल नहीं थे। इसमें मुसलमान शामिल थे या हिंदुओं की नीची जातियां शामिल थी? वो सर सैयद कह रहा है कि मुसलमानों की नीची जातियां शामिल थी। तो सच क्या है? ये बात मुझे परेशान करती थी कि सच क्या है, तो इनकलाबियों का पक्ष क्या है। तो मुझे रिसर्च के दौरान में मुझे कुछ खत मिले, जासूसों के खत मिले, और ये जासूसों के खत मुझे कैसे मिलते हैं भी मैं बताता हूं आपको। ये इस किताब में है, आपने सैकड़ों नाम लिखे हैं इसमें, मुझे लगता है 100 से ज्यादा नाम लिखा है आपने। जी, और ये तो उसमें से लगभग 50% दिए हैं, क्योंकि सीमा होती है। जिन खतों में बहुत रिपीटेशन था वो नहीं किया। ये खत कैसे मिले जरा उसको मैं, वो इम्पोर्टेंट है, मैं रिसर्च के तौर पर। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने इसके अंदर 10 साल के करीब लगाए हैं 1857 पर सारा करने के लिए। और इसमें ये था कि मैं पाकिस्तान की लाइब्रेरीज में 1857 को लेकर, क्योंकि अंबाला से बहुत सारी चीजें लाहौर के आर्काइव में चली गई थी, तो वहां मैं वैसे भी एक पाकिस्तान का एक्सपर्ट था, वो इसलिए कि वहां पर माइनॉरिटीज में, दलितों में, गरीब मुसलमानों में, जिनको कमी और कमीना कहते हैं, उनके
मुसल्ली कहते हैं, उनके बारे में मैं लिखता था। तो वहां जावेद मौज़म, एक आदमी जो 7 साल जिया के जमाने में जेल में रहे, जर्नलिस्ट, तो उन्होंने कहा कि शम्स, हम जो है यहाँ चलेंगे अनारकली बाजार। अनारकली बाजार में हर फ्राइडे किताबों का बाजार लगता है, किताबों का बाजार लगता है। ये उससे बहुत ज्यादा रिच है जो हमारे यहाँ दरियागंज या लाल किले के पीछे लगता था। पहले लाल किले के पीछे लगता था, अब दरियागंज में लगता है, और वो शायद अब वो भी खत्म कर दिया गया है, उसको भी हटा दिया गया है। तो ये जो था, उसमें ढूंढते ढूंढते मुझे एक साइक्लो स्टाइल सा एक पुलंदा मिला। तो अच्छा, ये जब आप इन मार्केट जाते हैं ना, तो आपका जहन होना चाहिए कि आप क्या चीज ढूंढ रहे हैं। आप छपी किताबों से ज्यादा आप जो ये लूज मटेरियल लेता है, उसके अंदर आप उसकी तलाश करते हैं। तो ये पुलंदा था। इस पुलंदे के अंदर कोई रिसर्चर, वो जो है इंग्लैंड से जो जासूसों के खत थे, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, जो मैंने बाद में बहुत बड़ी तादाद में मैंने भी खरीदे, वो ब्रिटिश ऑफिस लाइब्रेरी से, लंदन से, और वहां का जो ब्रिटिश मिलिट्री जो म्यूजियम है लंदन का, वहां से। तो ये मिले, और उसने एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा वो बताया कि जिसमें बहुत सारी गुत्थियां सुलझ गई। देखिए, ये खत जो हैं, ये क्या होता था, ये बुनियादी तौर पर दिल्ली से अंग्रेजों के जासूसों ने जो खत लिखते थे उर्दू में लिखते थे, सिर्फ उर्दू में लिखते थे, और उसको ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के बराबर में जो रिज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, उसके बाद जो रिज है, वहां पर अंग्रेज आ गए थे। आप वहीं रहते हैं, आप उसके, हाँ, आप तो रिज के एक हिस्से में ही रहते हैं जी। तो वहां जो है, वहां अंग्रेज जो है, ये जून की एक लड़ाई में, बादली जो दिल्ली में अभी है, वहां की एक लड़ाई में, वहां से उस लड़ाई में इनकलाबी हार गए थे, और ये लोग वो रीज पर पहुंच गए थे। तो ये सारे खत रीज में जाते थे, उर्दू के लिखे हुए। ये वहां से जो खत जिस अफसर को भेजे जाते, जैसे हडसन को भेजे जा रहे हैं, मेटकाफ को भेजे जा रहे हैं, तो इन सब ये लोग जो थे, ये खत जो है पूरे के पूरे उनको अपने इलाके में जो लागू करना होता था उसको लागू करते थे, और ये खत वो भेज देते थे अंबाला मिलिट्री का हेडक्वार्टर था, इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर था ब्रिटिश सेना का। ये खत वहां पर फौरन अंग्रेजी में ट्रांसलेट किए जाते थे, उस जमाने की अंग्रेजी में। ये जो मुझे पुलंदा मिला लाहौर के अंदर, ये अंग्रेजी के वही ब्रिटिश उस जमाने की अंग्रेजी के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल है, समझना बहुत मुश्किल है। और जिस तरह की वो लिखावट है हाथ की, वो जिस तरह से घूम जाते हैं, वो मतलब वो लगभग 6 महीने से 1 साल लग गया उसको तमाम पढ़ने में, उसको वेरीफाई कराने में। फिर लंदन में जो उस जमाने उस अंग्रेजी को पढ़ने वाले दोस्त थे, उनसे मिलकर उनको सही कराने में। तो ये खत, इन खतों से जो हम बात करेंगे, जो पता लगता है वो ये है कि अंग्रेज अपनी किसी सलाहियत, अपनी किसी काबिलियत, अपनी बहादुरी या कोई टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं जीते, वो हिंदुस्तानी गद्दारों की वजह से जीते, हिंदुस्तानी गद्दारों की वजह से। और ये जो गद्दार थे, इसकी बात भी एक पता लग जाती है। अंग्रेजों ने अपने प्रोफेशनल हिस्टोरियन भेजे, डॉक्टर रतनलाल जी प्रोफेशनल हिस्टोरियन भेजे, मालेसन भेजा एक, और एक केई भेजा, विलियम केई की जब मैं पढ़ रहा था, इसके 6-7 वॉल्यूम है इसके मोटे मोटे अंग्रेजी में। इसने प्लासी की जो जंग थी 23 जून 1757 का, उसका जिक्र कर रहे हैं और बताते हैं 23 जून 1757 को ही प्लासी की लड़ाई एक अत्यंत निर्णायक लड़ाई थी। कभी ऐसी लड़ाई नहीं हुई जिसके परिणाम इतने व्यापक, निकटस्थ और स्थायी थे। जीत के तत्काल बाद अंग्रेज बंगाल, बिहार और उड़ीसा के करीब करीब मालिक बन गए इस लड़ाई के जीतने के बाद। लेकिन ये कैसे जीती गई, इसी के बारे में केई जो बताता है, विलियम केई जो बताता है, हाँ, अपने परिणामों के कारण प्लासी की जीत सर्वाधिक लाभकारी थी। लेकिन मेरे विचार में एक लड़ाई के रूप में इस पर गर्व नहीं किया जा सकता। गौर से सुनिए प्यारे दोस्तों,
पहली बात तो ये कि वो ईमानदारी से लड़ी गई लड़ाई नहीं थी। इस पर कौन संदेह कर सकता है कि यदि सिराजुद्दौला के तीनों प्रमुख सेनापति उसके प्रति वफादार रहे होते तो प्लासी की युद्ध को नहीं जीता जा सकता था। ये तीनों जो कमांडर थे उसके एक मुसलमान थे मीर जाफर और 2 हिंदू थे। जब देशद्रोह अपना काम कर चुका तब गद्दारी ने नवाब को मैदान से भगा दिया, और जब देशद्रोह ने उसकी फौज को जीत की जगह से हटा दिया तभी विनाश से बेफिक्र होकर क्लाइव आगे बढ़ा। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं, उस जमाने के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज हैं कि सिराजुद्दौला के पास लगभग 70,000 सेना थी और क्लाइव के पास 7,000 थी, सिर्फ 7,000 थी। लेकिन हुआ क्या था, क्योंकि मुर्शिदाबाद के सेठ और बड़े सूदखोर अपने स्थानीय शासक के विरुद्ध क्लाइव के प्रति वचनबद्ध थे। मीर जाफर को अंग्रेजों ने खरीद लिया था। दीवान राजा दुर्लभ राम भी इसी षड्यंत्र का हिस्सा था। तो एक चीज सामने आ गई कि अंग्रेज, ये जो खत है दिल्ली से जासूसों के जो खत हैं, ये उससे पहले अंग्रेज जो भी करते रहे, जैसे वो जीतते हैं, ये उसके बारे में हमको बताते हैं कि साम्राज्यवाद कैसे जीतता है। अच्छा, एक बात यह है कि ये दिल्ली के खत ही मुझे मिले, लेकिन बाद में जब मैं दूसरे इलाकों के, भारत के दूसरे इलाकों के बारे में, हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में बात कर रहा था, और जैसे लखनऊ की जंग के बारे में, भोपाल की जंग के बारे में, हैदराबाद की जंग के बारे में, तो वहां पर भी जासूसों से कैसे मदद ली जा रही थी उसके बर्तान मिले, बहुत सारे मिले। तो वो भी एक पिक्चर एक बड़ी क्लियर हो गई कि ये जो है, ये केवल एक जगह का मामला नहीं था। अंग्रेजों ने आमतौर पर इसी का इस्तेमाल किया। अच्छा, अब ये दिल्ली के जो जासूस थे, दिल्ली के जासूसों की 3 कैटेगरी थी जनाब, 3 कैटेगरी थी। एक कैटेगरी थी जिनको गुमनाम कहा जाता था, गुमनाम जासूस। ये गुमनाम जासूस वो थे जो मुगल दरबार से जुड़े हुए हिंदू मुसलमानों के जो ऊंची जाति के जो लोग थे, जो सेठ लोग थे, मुसलमान जो रईस थे, ये लोग जो मुखबरी करते थे, इनका नाम उन्होंने गुप्त रखा है, गुमनाम। दूसरे हैं हरकारे। हरकारे वो हैं जिनको आसपास के गांव में, शहर में रहने वाले हिंदू मुसलमान थे, और इनको पैसा देकर, एक लालच किसी चीज का भी लालच देकर इनको पटाया जाता था। बिल्कुल वही स्थिति जो बीजेपी आरएसएस की सरकारें, सारी पार्टियां तोड़ रही हैं कि उसको कुछ लालच देके ही, या उसका कोई मामला फंसा हुआ है तो उसको फाइल दिखा के तेरा चल हम तेरी मदद कर देंगे, तो अपने देश को बेचने का काम कर, तू अपनी पार्टी को खत्म कर। और ये सारी जातियों के सारे नामों के से, जैसे मैं आपको जो इस किताब में कुछ है, मान सिंह, लताफत अली, रजब अली, शहाब खान, जवाहर सिंह, उमी चंद, मीर मोहम्मद अली, हरचंद गोसाई, मेघराज, गोपाल शौकी इत्यादि, राम जी, और ये फिर उसके बाद, अच्छा, तीसरी किस्म थी जो अंग्रेज अफसर जो भेजते थे उनको ऊपर पहाड़ी से, वो जो भेजते थे वो हैं ये सारे के सारे जी। अच्छा, ये इनके खतों से हमें जो पता लगता है वो इतना शर्मनाक है, वो इतना दर्दनाक है, लेकिन उससे आपको एक फक्र भी ये होता है कि देखो ये इनकलाबी जो थे कैसे लड़े। हमको इनसे पता लगता है कि अंग्रेजों की सेना के मुकाबले एक वक्त में दिल्ली के अंदर 60,000 लोग थे, 60,000 इनकलाबी सेना थे, 60,000। उनके पास अंग्रेजों से ज्यादा तोपें थी, उनके पास अंग्रेजों से ज्यादा बारूद था, उनके पास लगातार लोग आ रहे थे, साउथ से आ रहे थे, रोहिलखंड से आ रहे थे, पश्चिम से आ रहे थे, पूरब से आ रहे थे। जो हमारी दिल्ली की जो सबसे बड़ी शमशान भूमि है, जिसको राजघाट कहते हैं, राजघाट के साथ ही लकड़ी का पुल था, जो लकड़ी के पुल से रोहिलखंड से आ सकते थे, और उसको अंग्रेजों ने तोड़ने के लिए कितनी कोशिश की है, क्या क्या कोशिश की है, जो आपकी पहाड़ी से, रिच से संबंधित है। मैं वो वाकया जो एक दलाल बताता है वो मैं आपको सुना रहा हूं भाई, वो जरा सा उसको सुन लीजिए। उस पुल को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने क्या क्या किया, और उसके लिए एक बार उन्होंने किया कि
इस पुल को तोड़ने के लिए ये बुरारी गांव की तरफ से जो जमुना का जो एक किनारा है वहां से उन्होंने कुछ लोगों को पैसा देकर एक किश्ती पर बम बारूद के ड्रम रख के उसको चला दिया, उस ड्रम को चला दिया, और ये है कि उससे जाकर टकराएगा तो वो पुल उड़ जाएगा। 5 अगस्त को अंग्रेज इंजीनियरों ने, ये जासूस का और अंग्रेजी अफसर के दोनों का बीच में जो बात हुई है उसको पढ़कर सुना रहा हूं मैं आपको। इंजीनियरों ने यमुनापुर पर बने नौका पुल को उड़ाने का प्रयास किया और हम में से कुछ लोग परिणाम देखने के लिए फ्लैग स्टाफ, दिल्ली विश्वविद्यालय की पहाड़ी पर ये आज भी मौजूद है। फ्लैग स्टाफ है ना, कमरा एक बना हुआ है आगे, है ना फ्लैग स्टाफ, वो जो कमरा है वो आज भी है। टावर की छत पर चढ़ गए। नदी से 1 मील की दूरी से 2 सूखे लट्ठे जिन पर बारूद लदी थी धीमी जलती आग के साथ नदी में छोड़े गए। हमने देखा कि उन्हें पानी का बहाव धीरे धीरे नीचे ले जा रहा था। एक लट्ठा पुल से आधा मील पहले फट गया। दूसरे लट्ठे ने अपनी यात्रा जारी रखी, जिसे दूसरे किनारे पर खड़े बागियों ने भांप लिया। उन्होंने मशकों, अगर आपको याद होगा, पानी पिलाने के लिए पहले भेड़ की खालों को साफ करके उसके अंदर पानी भरकर पिलाया जाता था। उन्होंने मशकों पर अपने आदमियों को लट्ठे की ओर भेजा। ये उन आदमियों के लिए खतरनाक काम था, लेकिन बिना देर किए वो लट्ठे की ओर चल दिए। उन्होंने फ्यूज उड़ा दिए और इस विनाश की मशीन को किनारे पर खींच लिया। ये घोर लज्जाजनक असफलता थी। ये प्रयास फिर कभी दोबारा नहीं किया गया और पुल अंत तक सही सलामत रहा। ये पुल अंत तक सही सलामत रहा कि सितंबर तक आजाद रहा दिल्ली। यानी आप देखिए कि ये बहादुरी की दास्तान हमारे किससे पता लग रही है? एक अंग्रेज अफसर के दास्तान से पता लग रही है। अच्छा, उसके बाद फिर इन खतों से ही पता लगता है कि ये जो लाल किला है और जामा मस्जिद का जो पूरब का दरवाजा है, उसके बीच में ये जो आज का वसंत विहार कह सकते हैं या कुछ और इलाका कह सकते हैं, खैर वसंत विहार से बड़े भी अब तो पॉश कॉलोनीज है दिल्ली में, तो ये वहां पर खानम बाजार था, खानम मोहल्ला था, जिसमें अमीर लोग रहते थे। तो वहां पर इनकलाबी सेना ने अपने बारूद बनाने का फैक्ट्री लगाई थी। हडसन का खत है, मैं वो खत को पढ़ने में समय नहीं बिता रहा हूं, ब्रीफ में आपको बताता हूं। हडसन ने वहां जासूसों को पैसा दिया कि उसको उड़वा दिया जाए, और वो उड़ा भी दिया गया। और हडसन अपनी बीवी को लिख रहा है कि मैंने 5,000 रुपए देने के लिए तय किया था या 1,000 रुपए देने के लिए तय किया था, लेकिन वो लोग कभी पैसा लेने नहीं आए। हालांकि वो बारूद का जो भंडार था वो उड़ा दिया गया। तो खुद अपनी बीवी को लिखता है कि ये इस वजह से हुआ कि वो मारे गए उसको उड़ाने में। जो दलाल थे, जो गद्दार थे, वो मारे गए। और उसके बाद बहादुर शाह जफर, ये जो अंग्रेज है और जो दलाल है, हिंदू मुसलमान दलाल है, उसमें खास है रजब अली, एक जीवन लाल है, एक मुंशी एहसानुल्लाह है। और इनके बारे में अगर आज भी आप दिल्ली में जानना चाहते हैं, मैं ये बताना चाहता हूं कि रजब अली और जीवन लाल, ये 2 बहुत ही बड़े दलाल थे जिन्होंने 1857 में दिल्ली को हरवाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कि अगर आप फतेहपुरी मस्जिद की तरफ पीठ करके खड़े हो जाएं और वहां किसी से पूछे आवाज लगा के, मैं जो है हवेली नमक हराम जाना चाहता हूं, आपको छोड़ाएंगे वो जीवन लाल के घर पर। आज भी छोड़ाएंगे आपको। आप हौस काजी पर खड़े होकर बोले कि मैं हवेली नमक हराम जाना चाहता हूं। जो एक गद्दार था मुसलमान, जी, वो मिर्जा इलाही बख्श का, तो ये इनका समधी भी था लाल बहादुर शाह जफर का। तो आपको उसके घर ले जाएंगे वो, आपको आपकी जो उसकी हवेली थी ऊपर की मंजिल पर, वो आपको दिखा देंगे, ये रही है हवेली, नमक हराम हवेली। जी, दिल्ली के अंदर जली कोठी होती थी। जली कोठी वो थी जिन्होंने 1857 में गद्दारी की थी, इनकलाबियों ने उसको जला दिया था। जली कोठी का मतलब, काली कोठी का मतलब ये नहीं था कि उसका रंग काला था, नहीं, जो इनकलाबियों ने जलाई। ऐसी कोठियां हमारे देश में आपको बहुत सारी जगह मिल जाएगी, जली कोठी। तो अगर आपको कहीं जली कोठी मिलती है, आपको कहीं काला आम का पेड़ मिलता है,
ये वो जगह है जहां सैकड़ों इनकलाबियों को फांसी पर लटकाया गया। कोई काला आम नहीं होता, आपको काला अमरूद का पेड़ भी मिल सकता है, आपको काला नीम भी मिल सकता है। तो वो पेड़ जहां भी हो, उसका आप इतिहासकार बनिए और उसको लिखिए, मुझे बताइए कि वो कहां पर है। अच्छा, उसके बाद जी क्या क्या हो रहा है कि हिंदू मुसलमानों को लड़वाने की जो कोशिश की जा रही है, उसके अंदर बहादुर शाह जफर ये ऐलान करते हैं कि यहाँ पर बकरीद आ गए इसी दिन 1 जुलाई को। 11 मई को देश आजाद करा लेते हैं, वो जो मेरठ से सेना चलकर आती है, और वो 19 सितंबर को ही हम हारते हैं इन गद्दारों की वजह से। तो ये जो ईद आ गई, तो ईद पर मुसलमान जो कुछ उस तरह के अंग्रेजों की तरफ से पेड है, तो वो क्या करते हैं कि गैया कुर्बानी करने के लिए, गैया की कुर्बानी करने के लिए उसको बहुत बहुत तामझाम के साथ उसको ले जाते हैं। तो उसके अंदर बड़ी तादाद में सिख हिंदू सिपाही हैं इनकलाबी सेना में, तो झगड़ा हो सकता है। तो बहादुर शाह उस आदमी को तोप से उड़वा देते हैं, मुसलमान को, वो जो मुसलमान है उसको तोप से उड़वा देते हैं कि ये हमको मंजूर नहीं है। यानी आप देखिए कि गैया की कुर्बानी रोकी गई हिंदू मुसलमान एकता के लिए। आज हिंदू मुसलमान एक गाय को लेकर हिंदू मुसलमान एकता को खत्म करने के लिए क्या क्या खेल किया जा रहा है, उसको भी जरा सा हम देखिए। उसके बाद दूसरी बात यह है कि ये जो गद्दार थे, ये इनकलाबी सेना के आने जाने की खबर दे देते थे, तो ये तय किया गया कि गलत इत्तला दी जाएगी। अगर हम पूरब की तरफ जाना है तो हम कहेंगे कल हम पश्चिम की तरफ जाएंगे। ये रणनीति, ये स्ट्रेटेजी कैसे पता लगती है? इन्हीं जासूसों के खतों से पता लगती है मेरे प्यारे दोस्तों। ये हमको पता लगता है, ये हमको बताया जाता है, और सिख इतिहासकारों ने भी बदकिस्मती से किया है कि सिखों ने इसका विरोध किया था। इन जासूसों के खतों से पता लगता है कि कारतूस बनाने का सारा काम जो था वो सिख इनकलाबी सैनिक करते थे। सिख इनकलाबी सैनिकों पर इतना भरोसा था कि जो दिल्ली के 4 दरवाजे थे, उन चारों दरवाजों पर रात को जो पहरा है वो सिख सेना को दिया जाता था। और हिंदुओं की जो हिस्सेदारी थी उसका आप एक सुनिए। पंडित हरिचंद जो सरदार रणजोत सिंह के केस में गिरफ्तार हुआ था, यहाँ है और हिंदू और बागियों को लगातार प्रेरित कर रहा है। वो अपने नक्षत्रों और जादुई ज्ञान के आधार पर घोषणा कर रहा है कि इस साल बागियों का हिंदुस्तान पर राज स्थापित हो जाएगा। ये नवल जासूस का 19 जुलाई का खत है जनाब, नवल जासूस 19 जुलाई। उसने ऐलान किया है कि मंगलवार 21 जुलाई का दिन युद्ध के लिए बहुत शुभ होगा, उसके बाद बागियों का मुल्क पर कब्जा हो जाएगा। हिंदू इसको भगवान की वाणी के नाम पर लेते हैं और हर समय जंग पर जाने के लिए तैयार रहते हैं। ये नवल जासूस के खत से पता मिलता है भाई साहब। हम इनकलाबियों की तरफ से कुछ पता नहीं लगता। एक जासूस के जरिए पता लगता है कि शाहजहां के जमाने का एक तोप निकाली, नई तोपें बनाई जा रही हैं, रॉकेट तोप बनाई है इनकलाबियों ने, ये भी जासूसों के खत से पता लगता है। तो जब शाहजहां के जमाने की एक तोप निकाली गई और मिस्त्री मुसलमान होते हैं, मिस्त्री मुसलमानों ने उसको सही कर दिया, और उसको जब चलाने के लिए बहादुर शाह जफर के आए वहां पर, तो पहले क्या किया कि हिंदू पंडितों ने आरती उतारी, मुसलमानों लड्डू बांटे, प्रसाद बांटा, और मुसलमानों ने कुर्बानी की और कुरान ख्वानी की, कुरान पढ़ा। ये एकता की दास्तान है रतनलाल जी। अच्छा, उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं इन खतों की आपको बताना चाहता हूं, इन खतों से हमको पता लगता है, क्योंकि ये हिंदू मुसलमान किया जाता है ना। 10 मई को जो संडे का दिन था, हजारों की तादाद में वहां पर जो बगावत की थी जिन फौजियों ने, और वहां पूरा कैंट को लूटा था, अंग्रेजों को मारा था, और दिल्ली की तरफ चल पड़े थे। इसलिए चल पड़े थे, और इसीलिए ये म्यूटनी नहीं थी, ये कैंट की बगावत नहीं थी, क्योंकि उनको एक सपना था कि हम अपना दिल्ली में अपने बादशाह के पास, जिसको कमरे के अंदर बंद करके रखा है, उसको हम सचमुच का बादशाह बनाएंगे। जो ये चली, तो इसमें हजारों लोग रास्ते से शामिल हो गए, हिंदू मुसलमान सब, लेकिन जो सैनिक थे वो कुछ हजार की तादाद में थे, और इनमें से 70% जो थे वो हिंदू थे, हथियारबंद थे। 11 तारीख को दिल्ली पहुंचते हैं। 11 तारीख को दिल्ली पहुंचकर, ये दिल्ली में घुसने पर ये लकड़ी के पुल पर अंग्रेजों से मुकाबला होता है,
उसके बाहर निकलते हैं तो हम जानते हैं कि ये जो है अपना मोरी गेट है, उससे पहले कश्मीरी गेट है, वहां पर अंग्रेजों का बारूद खाना था, वहां पर लड़ाई होती है और ये वहां से फिर लाल किले की तरफ चल देते हैं। लाल किले के गेट पर लड़ाई होती है अंग्रेजी सेना से, और ये अंदर घुस जाते हैं, दीवाने आम पहुंचते हैं। दीवाने आम में बादशाह हुजूर तशरीफ लाए, हम आपके लिए आए हैं, वहां कोई नहीं आता। दीवाने खास में घुस जाते हैं, वहां कोई नहीं आता। फिर ये हरम में चले जाते हैं और बादशाह से कहते हैं कि देखिए आप जो है, आप इस देश के असली शहंशाह हैं, आप जो है ये हम आपको इस हालत में नहीं देख सकते, आप ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़िए और आप राजा बनिए। बादशाह बहुत नानुकुर करते हैं। नानुकुर करने की ये सारी कहानियां, उन पर जो मुकदमा चलता है उसमें जो अपनी पैरवी कर रहा है, उसमें साफ साफ आप उसको पढ़ सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं नहीं, और मजबूर करते हैं, बादशाह को मजबूर करते हैं, बहादुर शाह जफर को मजबूर करते हो, मैं तो कब्र में पैर लटकाए बैठा हूं। वो कहते हैं नहीं, आप प्रतीक हो हिंदुस्तान की एकता के, इस देश की आप सिंबलाइज करते हो इस देश की सॉवरेनिटी को। तो वो तैयार हो जाते हैं। जरा देखिए, 70% हथियारबंद हिंदू हैं। उस दिन अगर वो चाहते तो अंग्रेज जो बहादुर शाह जफर को हटा रहे थे, उसको मारे थे, ये भी एक लात मारते बहादुर शाह जफर को, और ये कहते रानी लक्ष्मीबाई को या तात्या टोपे को, या वहां पर अपना ये हरियाणा के जो थे राव साहब, उनको राव तुलाराम, वो वहां मौजूद थे, उनको बादशाह बना देते, नहीं बनाया। इसका मतलब है कि उस जमाने में हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा नहीं था। इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए जो आज लोग कहते हैं कि ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई थी। और रजब अली जो एक मौलवी था जगराओं से, पंजाब से, उसको यहां भेजा गया था। उसके जो खत आप पढ़ेंगे वो किस किस तरह से कि इस चौक पर बम मारिए, वहां पर बम मारिए, वहां इतनी तोप है। और जासूसों के खत से ही पता लगता है कि कश्मीर का जो राजा था गुलाब सिंह, वो अपनी सेना के साथ यहां पर आया, और मोरी गेट का जो मोर्चा, जिसको आजकल सब्जी मंडी भी कहते हैं, बर्फ खाना भी कहते हैं, वहां पहले दिन की लड़ाई के अंदर ही वो हार गए और वो भागकर चले गए। पहले दिन की लड़ाई में इनका लीडिंग कमांडर निकलसन मारा गया। लीडिंग कमांडर निकलसन पहले दिन की लड़ाई में, ग्रेट हेड मारा गया। निकलसन का तो कब्र अभी भी है, जो आप ISBT पर है, वहां पर उसकी निकलसन की कब्र है, उसको निकलसन सेमेट्री कहते हैं। ये बहादुरी की दास्तानें हमारे इन इनकलाबियों, इन खतों से ही पता लगती हैं, और इनसे ही हमें पता लगता है कि किस तरह से आजादी का तराना लिखा गया। और आजादी का तराना जो था, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको वो सुनाकर हम इस पर जो चर्चा है वो खत्म करेंगे। जी ठीक है जी। तो आप अगर और कोई सवाल आपके जहन में तो भाई जरा बताएं। जी नहीं, आप सुनाएं। अजीमुल्ला खान कोई नहीं जानता, पढ़ाई नहीं जाते उनके बारे में। आज को तो पढ़ाया जा रहा है कि हिंदू मुसलमान कहाँ कहाँ लड़े हैं, कैसे कैसे लड़ते हैं, वो उसको है। लेकिन चप्पे चप्पे पर जो उन्होंने 7 कुर्बानियां दी हैं, उसके बारे में हमको नहीं पढ़ाया जाता। 1857 में 11 तारीख को इनकलाबी आते हैं, 12 तारीख को अजीमुल्ला खान, ये स्ट्रेटेजिस्ट बनाए गए हैं 1857 की लड़ाई के। और ये कितनी जबानें जानते हैं, फारसी जानते हैं, अरबी जानते हैं, संस्कृत जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, फ्रेंच जानते हैं। और उससे पहले रानी लक्ष्मीबाई का मुकदमा प्रीवी काउंसिल में लड़ने के लिए इंग्लैंड जा चुके हैं। ये 12 तारीख को तराना लिखते हैं, ये 12 तारीख को तराना लिखते हैं 1857 की जंग आजादी का तराना, जो 13 तारीख को प्याम आजादी दिल्ली के उर्दू के अखबार में छप जाता है। क्योंकि आज उर्दू जो है दुश्मनों की भाषा है, आज उर्दू जो है हिंदुओं के दुश्मनों की भाषा है। इन जाहिल गवारों को क्या पता है। हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा। उर्दू में है, बहुत आसान उर्दू में है, और अगर कहीं मुश्किल शब्द होगा मैं उसका अनुवाद कर दूंगा। हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा। ये है मिल्कियत हिंदुस्तान हमारा, इसकी रूहानियत, इसके अध्यात्म से रोशन है जग सारा। कितना कदीम, कितना एंशियंट, कितना इनोवेटिव, कितना नईम, सबसे दुनिया से नियारा। करती है जरखेज जिसे गंगो जमन की धारा। जरखेज यानी
पानी देती है। ऊपर बर्फीला पर्वत पहरेदार हमारा, नीचे साहिल पर बसता सागर का नकारा, उसकी खाने यानी खदाने उगल रही सोना हीरा पारा, इसकी शानो शौकत का दुनिया में जयकारा। आया फिरंगी दूर से ऐसा मंत्र मारा, लूटा दोनों हाथों से प्यारा वतन हमारा। आज शहीदों ने तुमको अहले वतन ललकारा, तोड़ो गुलामी की जंजीरें, बरसाओ अंगारा। हिंदू मुसलमान सिख हमारा भाई प्यारा प्यारा, ये है आजादी का झंडा, इसे सलाम हमारा। ये था 1857। ये है हमारी विरासत, ये है हमारी विरासत। ऐसे हम लड़े थे। इसलिए इसको कोई हिंदूवादी या इस्लामवादी या खालिस्तानी देश का थोड़ा हंगामा कर सकता है, हिंसा करा सकता है, आरएसएस वाले जैसे हिंदू मुसलमान के बीच में सिविल वार करा सकते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो सकते हैं। इस खून को हिंदू मुसलमान सिख बौद्ध ने अपने खून से सींचा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शानदार बातचीत के लिए। दोस्तों लंबा वीडियो है लेकिन आपको देखना जरूरी है। और एक किताब छपी है निशांत प्रकाशन से, शमसूल साहब लेखक हैं, इसी वर्ष आई है। 148 पेज, अमेज़न से मंगवाइए, इसको मंगवाइए अमेज़न हाँ, से। 148 पेज है, 250 रुपए दाम है, कुछ डिस्काउंट भी होगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अमेज़न का डाल दूंगा। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नाम। थैंक यू सर।